सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद कमल पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया प्रारंभिक चैप्टर जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम है, जो स्वर और व्यंजनों का व्यवस्थित क्रम है, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो स्वरों को व्यवस्थित रूप से कैसे स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, उनका पढ़ने का तरीका क्या है, उनका उच्चारण जीभ के आधार पर और उनका उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तथा साथ ही व्यंजनों का जो स्पर्शी व्यंजन है वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्मी व्यंजन क्या है, तथा जो व्यंजनों का जो व्यवस्थित क्रम है, जो उनका उच्चारण स्थान है, अघोष अल्प प्राण क्या होते हैं, इनका हम व्यवस्थित तरीके से आज अध्ययन करेंगे। आइए साथियों, मैं ले चलता हूँ सीधे आपको जो हिंदी वर्णमाला का जो क्रम है उसमें स्वर के अंतर्गत या उनका जो विभाजन किया गया है वो किस किस आधार पर किया गया है। तो देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। कुल वर्ण जो है 52 माने गए हैं। ठीक है, जिसमें से ध्यान रखिएगा, जिसमें से कुल वर्ण 52 माने गए हैं, जिसमें से जो स्वर हैं वो 11 माने गए हैं। लेकिन मूलतः जो स्वर है मुख्य रूप से वो कुल 13 हैं और 11 जो मूल स्वर हैं। ठीक है, 11 हमारे मूल स्वर हैं और उसमें से 2 हमारे क्या हैं, अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। 2 हमारे क्या हैं, अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये हमारे स्वर हो गए, स्वर कुल 13 हो गए। उसमें से जो मुख्य स्वर हैं वो 11 हैं और 2 हमारे क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह के अंतर्गत हमारे अंग और अह हो गए। ठीक है, अंग और अह हो गए। ठीक, अब जो मुख्य रूप से जो स्वर हैं वो कौन कौन से होंगे, अ आ ई उ ये हमारे क्या होंगे, मूल स्वर होंगे। ठीक है, अ आ ई उ री ए आई ओ औ हमारे क्या हो गए, मूल रूप से स्वर हो गए। अब जो नेक्स्ट है अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन से आ गए, अंग और अह इसके अंतर्गत आ गए। ठीक है, अब जो अगला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, 25 मानी गई है। ठीक है, कुल संख्या स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 25 है, जिसमें से 5 वर्ग हमारे आते हैं। देखो, वर्ण अलग है और वर्ग अलग है। ठीक है, क्या है, वर्ण अलग है और वर्ग अलग है। वर्ग मतलब जो इनका समूह है, वर्णों का जो समूह है वो किसके अंतर्गत आता है, एक वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत 25 हैं, जिसमें से क च ट और प, ये हमारे 5 वर्ग हैं। ये 5 वर्ग हैं, क च ट प। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 क वर्ग के अंतर्गत, 5 प वर्ग, च वर्ग के अंतर्गत, 5 ट वर्ग के अंतर्गत, ट वर्ग के अंतर्गत, 5 ट वर्ग के अंतर्गत और 5 प वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, हम आगे वाली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। जैसे क का उच्चारण कंठ है, जितने क वर्ग के अंतर्गत आएंगे उनका उच्चारण कंठ है। और कौन कौन से स्वर हैं, जैसे उसको सूत्र के माध्यम से हम आने वाली क्लासेस में इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब जो अगला है ये हमारी किसके अंतर्गत आ गए, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आ गए, 25 वर्ण आ गए। ठीक है, 25 वर्ण आ गए, उसमें कौन कौन से आ गए, क च ट प वर्ग आ गए। ठीक है, अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से हो गए, 4 हो गए। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से हो गए, कितने माने गए हैं, 4 माने गए हैं टोटल। अब 4 में से कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से माने जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और वो हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। वैसे ही ऊष्मी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आ गए, ऊष्मी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आ गए, श, ठीक है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये हमारे किसके अंतर्गत आ गए,
ये हमारे किसके अंतर्गत आ गई, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आ गई। ये ध्यान रखिएगा कि फिर पुनः मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्वर टोटल कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 13 होती है। उसमें से मूल स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 माने जाते हैं। और उसी में से 2 हमारे क्या हो गए, अयोगवाह हो गए, अयोगवाह हो गए, ठीक है। और उसमें से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन से हैं। अयोगवाह एक अनुस्वार होता है, ठीक है। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, ठीक है, एक विसर्ग होता है, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार क्या होता है, ये अनुस्वार हो गया, और विसर्ग क्या होता है हमारा, अंग अनुस्वार हो गया, और विसर्ग क्या हो गया हमारा, अह हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अनुस्वार क्या हो गया हमारा, अंग हो गया, और विसर्ग क्या हो गया हमारा, अह हो गया। ये एक बार और फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्वर कितने हो गए, कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। उसमें से मूल स्वर हमारे 11 हो गए, और 2 हमारे क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या हो गए, अयोगवाह हो गए। और 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 हमारे क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन, जिसमें य र ल व हो गए। और उसमें व्यंजन क्या कहलाते हैं हमारे, 4 कहलाते हैं, श श स और ह, ठीक है। श यानी कि तालव्य स यानी कि मूर्धन्य स, इनका उच्चारण स्थान हमें पता होना चाहिए, मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान माना जाता है। अगला है स यानी कि दंत स, ठीक है, दंत स के अंतर्गत ये आता है। ह हमारा क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गए, ऊष्मीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा, अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या कहते हैं, जो ऐसे व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बना होता है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, जो स्वर होते हैं वो अपने आप में एक पूर्ण रूप से पूर्ण होते हैं ये, ठीक है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, जो स्वर होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो अपूर्ण होते हैं, वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो, क्योंकि वो जो व्यंजन है वो व्यंजन प्लस स्वर के योग से मिले रहते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क, ठीक है, क को जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क प्लस अ, ठीक है, क प्लस अ हमारा किसके, अब ये किसके अंतर्गत आ गया, क प्लस अ। क में देखिए हलंत है, ठीक है, क प्लस अ। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, आपने वर्ण विच्छेद देखा होगा, जैसे एक शब्द है कमल, ठीक है, कमल शब्द है। अब कमल का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ठीक है, ये हमारा क्या किसके अंतर्गत आ गया, कमल का वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने देखा यहाँ पर कि क किसके योग से बना है, क प्लस अ के योग से बना है। तो जो व्यंजन है वो हमारे अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, ठीक। अब आगे जानते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मैंने बताया जहाँ पे 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो व्यंजनों के मेल से बने रहते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं, ये भी हमारी इनकी संख्या भी 4 मानी जाती है, लेकिन हिंदी में मुख्य रूप से 3 का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वो 3 कौन कौन से हैं, श, त्र और ज्यों, ठीक है, छ, त्र और ज्यों। अब छ, त्र और ज्यों, लेकिन जो चौथा वर्ण है, मैंने 4 लिखाया था, जो चौथा वर्ण है वो है श्र, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, 4 व्यंजनों की संख्या जो संयुक्त व्यंजन है वो हमारे कौन कौन से होंगे, छ, त्र और ज्यों। क्ष जो है किस के संयोग से बना हुआ है, जो क्ष संयुक्ताक्षर है वो किसके संयोग से बना हुआ है, क प्लस श प्लस अ के संयोग से बना हुआ है ये, ठीक है। और जो त्र है वो किसके संयोग से बना हुआ है, त प्लस र प्लस अ के संयोग से बना हुआ है, ठीक है। और जो ज्ञ है वो किसके संयोग से बना हुआ है, ज्ञ किसके संयोग से बना हुआ है, ज प्लस य प्लस अ के संयोग से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे किस के संयोग से बने हैं, संयुक्ताक्षर हमारे। क्ष जो है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्ष जो है क, स और अ के संयोग से बना हुआ है। त्र हमारा त, र और अ के संयोग से बना हुआ है। ज्ञ हमारा ज, य और अ के संयोग से बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, उक्षिप्त व्यंजन वही व्यंजन होते हैं जो हमारे क्या होते हैं,
जो बाहर से आए हुए व्यंजन होते हैं उनको क्या कहते हैं, उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उपक्षिप्त व्यंजन बाहर से आए नहीं, इनको जो है इनका जो उच्चारण स्थान था वो हमारे संस्कृत के अंतर्गत नहीं मिलता था, अर्थात उनका जो विकास हुआ था वो किसके अंतर्गत हुआ था, हिंदी के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, बाहर से नहीं, इनका जो है संस्कृत मूल रूप में संस्कृत में ये नहीं मिलते हैं, लेकिन उनका विकास जो है हिंदी में हुआ था, तो इसलिए इन उपक्षिप्त व्यंजनों को क्या कहते हैं, उपक्षिप्त व्यंजनों को विकसित व्यंजन भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, उपक्षिप्त व्यंजनों को हिंदी में विकसित व्यंजन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन। इनको क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, विकसित व्यंजन भी कहते हैं, इसको जो है विकसित व्यंजन भी कहते हैं। अब ये है कौन कौन से, ड़ और ढ। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, ड़ और ढ। ठीक है, ये दो हमारे क्या हो गए, दो हमारे क्या हो गए उपक्षिप्त व्यंजन। अब टोटल काउंट कीजिए, 11 है, 11 प्लस 2 13 हो गए, 13 प्लस 3 28 38 हो गए, 38 हो गए, 38 42 42 46 50 और 52, टोटल हमारे कितने हो गए, 52। जो टोटल हमारे वर्णों की संख्या कुल 52 का हमने एक्सप्लेन किया। अब इससे आगे वाले जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर क्या होते हैं और स्वरों का भेद, हम किस प्रकार से स्वरों को विभाजित कर सकते हैं, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। और जो स्वरों का वर्गीकरण है वो कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए तो हम जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है, स्वर होते क्या है ये बताएगा कोई, स्वर क्या होते हैं। स्वर मूलतः क्या होते हैं, स्वरों का अपना एक उच्चारण स्थान जो है, अपना मूल उच्चारण स्थान होता है, ये किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे मुख्य बात यह है कि जो स्वर हैं वो अपने आप में एक स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं, एक स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण मतलब इनका उच्चारण करते समय क्या होता है, मुख विवर से जो हवा निकलती है वो कहीं टकराती नहीं है। ठीक है, जैसे हमने व्यंजन में क्या देख रहे थे, व्यंजन में देख रहे थे वो जो हवा है वो स्पर्श करते हुए आ रही है। ठीक है, जैसे हमारा जैसे क वर्ग है, क वर्ग की जो क वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं वो टकराते हुए आ रहे हैं। किससे टकराते हुए आ रहे हैं, कंठ से टकराते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कंठ से टकराते हुए आ रहे हैं, तो जो क वर्ग है वो उसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। ठीक है, वैसे जो स्वर हैं वो किसी से टकरा कर ना आते हुए स्वतंत्र रूप से आते हैं। तो अगला जो हेडिंग डालेंगे वो है स्वर। स्वर क्या बोला मैंने, स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो कहीं से मुख जो हमारे मुख विवर है, जो हमारा भाषा विवर है, जो भाषा की जो उच्चारण स्थान है वो कहीं से टकरा कर नहीं आते बल्कि स्वतंत्र रूप से आते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब स्वरों का वर्गीकरण हम देखेंगे, स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे हम सबसे पहले। अब मैंने स्वर कितने प्रकार के बताए थे, कुल स्वर कितने प्रकार के बताए थे, ध्यान रखिएगा, कुल स्वर पूछ रहा हूँ मैं, कुल स्वर कितने प्रकार के बताए थे, 13। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी एग्जाम में पूछी गई हैं। मैं ये कोशिश करूंगा आपके लिए कि जो जितने भी हमारा यूकेएसएससी या फिर जितने भी हमारे जहाँ पे ग्रामर पूछी जाती है उसका एक एक टॉपिक वाइज गहराई से, ठीक है, आजकल देखा होगा आपने प्रत्येक समूह ग के या जो भी जो लेक्चरर या प्रवक्ता के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें आपने देखा होगा कि ग्रामर बहुत गहराई से जा रहा है। तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि गहराई से कितनी गहराई से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं हर क्लास में एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, प्रत्येक दिन मैं सोचूंगा कि एक एक वीडियो डाला जाए और कोशिश की जाएगी कि हफ्ते में 4 या 5 वीडियोज़ ऐसे बनाए जाए जिसमें एक गहराई से हम हिंदी व्याकरण को समझने का प्रयास करें। ठीक है, आइए हम जानते हैं कुल स्वर हमारे कितने हो गए, कुल स्वर हमारे 13 हो गए। ठीक है, कुल स्वरों की संख्या अगर पूछ रहा है तो वो कितने हो गए, हमारे 13 हो गए। ठीक है, अब इसमें से एक मुख्य रूप से ये है कि उसमें से मूल स्वर क्या हो गए हमारे, मूल स्वर लिखिए, अगली डालिए मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। ठीक है, मूल स्वर हमारे क्या क्या होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, मूल स्वर हमारे कौन कौन से हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से, अ ई उ और री। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, मूल स्वर हो गए। अब मूल स्वर कौन कौन से हुए, जिनमें किसी का कोई मतलब जो स्वतंत्र होते हैं, मूल रूप से बोले जाते हैं, वो हमारे क्या हो गए, मूल स्वर हो गए। अब इसी में हम देखेंगे दीर्घ स्वर। अगला है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है,
दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? अब अ का दीर्घ क्या होता है? आ, ठीक है। आ का ई का दीर्घ क्या होता है? बड़ी ई। और ऊ का दीर्घ क्या होता है? ऊ। ये हमारे किसके अंतर्गत आ गए? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ गए, ठीक। और री का भी अब हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन री का दीर्घ क्या होता है हमारा? ये बड़ा री, ठीक। ये हमारे किसके अंतर्गत आ गए? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ गए। अगला है इसी में संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर, अब जानते हैं हम संयुक्त स्वर क्या होते हैं? दो या दो से अधिक स्वरों के योग से जो बनते हैं उनको संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर देखिए, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं हमारे? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ए, आई, ओ और औ। ये हमारे क्या हो गए? संयुक्ताक्षर के, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब जो अगला बचता है वो होता है अयोगवाह। अगला क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह किसे कहते हैं? अंग और अह हमने अभी पढ़ा था, अंग और अह, ठीक है। ये हमारे यानी कि इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? अनुस्वार। नोट कर लीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया? अनुस्वार। और ये हमारा क्या हो गया? विसर्ग, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। तो ये हमारा जो विभाजन था ये हमारा स्वरों के अंतर्गत आते हैं। स्वरों का जो मूल रूप से कौन कौन से आते हैं और दीर्घ कौन कौन से स्वर हैं, संयुक्त कौन से हैं और अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हम विभाजित ये करेंगे, ये करने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्वरों का वर्गीकरण है वो जीव के आधार पर कैसे होता है, ठीक है। जीव के आधार पर यानी कि जीव के भाग के आधार पर कैसे होता है, ठीक है। जो स्वरों का अध्ययन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? जीव के आधार के आधार पर, अर्थात जीव के भाग के आधार पर। जीव लिखिए, जीव के भाग के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर, ठीक है। जीव के भाग के आधार पर कौन कौन से होंगे? एक होगा जैसे अब ये है, ठीक है। जब हम बोलते हैं ये हमारा मुख विवर है, ठीक है। ये हमारा मुख विवर है और ये हमारी जीभ है, ठीक है। ये हमारी जीभ है। अब ये जो जीभ है ये हमारा क्या है? अग्रभाग है, ये मध्य भाग है और ये पश्च भाग है। कोशिश करिएगा समझने की। ये हमारा क्या है? ये हमारा तालु है, ठीक है। ये हमारा तालु है, ठीक। ये हमारा नीचे का पोर्शन है और ये हमारा क्या है? जीभ का है। अब ये है हमारा अग्रस्वर। जीभ के भाग के आधार पर मैं हमारा ये क्या आ गया? अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। अब देखिए इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो स्वर हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वो जीभ के आधार पर कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि जो स्वर हैं उनको जब हम बोलते हैं उनमें जीभ का क्या योगदान है, ठीक है। अब पहले से बोलने की कोशिश कीजिएगा। ओ जो है, अब ओ आ कोशिश करिएगा। आ जो है वो पीछे से बोला जा रहा है, तो ओ जो है उससे थोड़ा सा आगे बोला जा रहा है, तो ओ हमारा किसके अंतर्गत आएगा? मध्य स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ओ हमारा मध्य स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप देखिए, आ हमारा जो है जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जा रहा है, तो आ हमारा कहाँ चला जाएगा? पश्च स्वर के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। आ। अब ई में देखिए जो जीभ का अग्र भाग है वो प्रयोग हो रहा है, तो ई हमारा किसके अंतर्गत आ गया? अग्र स्वर के अंतर्गत आ गया। ई ए आई, ठीक है। ई ए आई हमारे किसके अंतर्गत आ गए? अग्र स्वर के अंतर्गत आ गए। और जो बचे जो ओ औ, कोशिश करिएगा ये वैज्ञानिक तरीके से आप इसको समझिए। ये ध्वनि विज्ञान का चैप्टर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा जब हम उसका उच्चारण स्थान कर रहे हैं। अब देखिए आ में हमारा क्या हो रहा है? जीभ के पीछे वाले भाग का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आगले वाले भाग का उसमें शिथिल रूप से प्रयोग हो रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा? ओ। अब देखिए ओ का उस स्थान उससे आगे से प्रयोग हो रहा है और आ का स्थान जीभ के पीछे वाले भाग से प्रयोग हो रहा है। ई ए आई में हमारा जीभ का अग्रभाग प्रयोग हो रहा है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ गए? अग्र स्वर के अंतर्गत आ गए। वैसे ही
आ। अब इसके बाद क्या आ गया, ई, ए, आई, ओ में देखिए, ओ में हमारी जीभ उठ रही है लेकिन नीचे को जा रही है, और जो जीभ का पश्च भाग है उसका प्रयोग हो रहा है ओ। अब औ, ये हमारे किसके अंतर्गत आ गए, ओ औ। अंग अह किसके अंतर्गत आ गए, पश्च स्वर के अंतर्गत आ गए। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारा था किसके आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर, मतलब जीभ के भाग के आधार पर। आगे वाली जीभ, जो जीभ हमारी 3 भागों में डिवाइड की थी मैंने, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। अब इसी को करेंगे जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का विभाजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, मैं इसी में कोशिश कर रहा हूँ कि ये समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तालु हो गया, ठीक है। ये हमारा तालु हो गया। अब ये देखिए, जब आपने देखा होगा ये हमारी क्या है, जीभ है, ठीक है। ये जब ऊपर को स्पर्श करेगी और फिर बीच में स्पर्श करेगी, फिर उससे नीचे स्पर्श करेगी और एक सबसे नीचे स्पर्श करेगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, तालु है, ठीक। अब देखिए, जीभ के ऊपर उठने के आधार पर, जब जीभ ऊपर उठेगी तो उसको क्या कहेंगे, इसको जब तालु को टच करते हुए जाएगी उसको क्या कहेंगे, समवृत्त। क्या कहेंगे, समवृत्त, ठीक। अब नीचे उससे आएगी तो अर्ध समवृत्त, अर्ध समवृत्त। अब उससे थोड़ा नीचे आएगी तो विवृत्त, ठीक। सबसे नीचे आएगी तो इसको क्या कहेंगे, अर्ध विवृत्त, सॉरी इसको क्या कहेंगे, अर्ध विवृत्त, इसको क्या कहेंगे, अर्ध विवृत्त। और जब सबसे नीचे आएगी तो उसको क्या कहेंगे, विवृत्त, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, विवृत्त। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो होता क्या है, जब जीभ तालु को टच करती है तो उसको कहते हैं समवृत्त, उससे थोड़ा नीचे आती है तो उसको कहते हैं अर्ध समवृत्त, ठीक है। अगर उससे भी नीचे आती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अर्ध विवृत्त। अगर सबसे नीचे आती है तो उसको क्या कहते हैं, विवृत्त। अब यहाँ पे भी उच्चारण स्थान आप बोलने की कोशिश कीजिएगा, सभी स्वरों को बोलने की कोशिश कीजिएगा। अब जो है सबसे पहले आता है ओ और आ। अब ओ, आ में देखिए जीभ सबसे नीचे आ रही है तो विवृत्त क्या हो गया हमारा, आ गया, ठीक। अब ओ में आ से ऊपर जा रही है थोड़ा तो अर्ध विवृत्त के अंतर्गत क्या आ गया, ओ, ठीक। अब ओ, आ, ई, यानी कि ई का उच्चारण स्थान क्या हो रहा है हमारा, ई का उच्चारण स्थान तालु को टच करते हुए आ रहा है, ठीक है। तालु को टच करते हुए आ रहा है तो समवृत्त के अंतर्गत क्या आ गया हमारे, ई और ऊ, ठीक है। ई और ऊ किसके अंतर्गत आ गए, तालु को टच करते हुए आ रहे हैं, यानी कि तालु के निकटवर्ती स्वर हैं तो ये किसके अंतर्गत आ गए, समवृत्त के अंतर्गत आ गए। वैसे ही अर्ध समवृत्त के अंतर्गत देखिए, अर्ध समवृत्त में क्या आए, अब जो ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जो हमारे किसके अंतर्गत आ गए, तालु से थोड़ा नीचे की तरफ आए, ठीक है। तालु से हमारा थोड़ा नीचे की तरफ आए, ठीक है। उसके अंतर्गत कौन कौन से होंगे, ए और ओ, ठीक। ए और ओ इसके अंतर्गत आ गए। अब वैसे ही अर्ध समवृत्त के अंतर्गत कौन कौन से आए, आई, अर्ध समवृत्त के अंतर्गत, ये अर्ध समवृत्त के अंतर्गत कौन कौन से आए, ए और ओ। और अर्ध विवृत्त के अंतर्गत कौन कौन से आए, ओ, आई और औ हमारे किसके अंतर्गत आए, अर्ध विवृत्त के अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, जीभ के उठने के आधार पर। इससे पहले हमने देखा था जीभ के भाग के आधार पर, यानी कि आगे वाला भाग का प्रयोग, बीच वाले भाग का प्रयोग और पीछे वाले भाग का प्रयोग। लेकिन ये जो हमारा अध्ययन था स्वरों का ही, जो हमारे 11 मूल स्वर हैं उनका जीभ के उठने के आधार पर, जीभ मतलब कहाँ उठ रही है और कहाँ नीचे बैठ रही है, यानी कि जब तालु को टच करेगी तो उसको क्या बोलते थे हम, क्या बोलते हैं उसको हम, समवृत्त कहते हैं, यानी कि तालु को टच करते हुए आ रही है, समवृत्त हो गई। अर्ध समवृत्त जो हमारे तालु से थोड़ा नीचे आए, ठीक। और अर्ध विवृत्त जो हमारे तालु से और नीचे आए, लेकिन विवृत्त क्या हो गया हमारा, विवृत्त क्या हो गया हमारा, जो तालु से बहुत कुछ दूरी पर हो, ठीक है, सबसे दूरी पर हो, वो क्या हो गया हमारा, विवृत्त के अंतर्गत आ गया। विवृत्त में केवल आ आता है, अर्ध विवृत्त में आ, आई और औ आते हैं, ठीक है। अर्ध विवृत्त में कौन कौन से आ गए, आ, आई और औ आ गए। अर्ध समवृत्त में क्या आ गए हमारे, ए, ओ आ गए। और समवृत्त में क्या आ गए हमारे, ई और ऊ आ गए, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमारा क्या है, स्वरों का ही वर्गीकरण एक और आधार पर होता है, वो होता है ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। ओष्ठ के आधार पर यानी कि होंठ के आधार पर। अब देखिए ये जब होंठ है,
ये जब हमारे जब गोलाकार लेते हैं, वृत्ताकार लेते हैं, तो उसके आधार पर जब हम स्वरों को विभाजित करते हैं तो उसको कहते हैं वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार। ठीक है, वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार दो प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, वर्तुलाकार, नोट कर लीजिएगा इसको, वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार। वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार, वर्तुलाकार क्या होते हैं हमारे? वर्तुलाकार जिनमें हमारा जो बोलने का वो है, जो स्वरों का जो उच्चारण स्थान है, उसमें हमारा बोलने में क्या होगा, जो हमारे ओठ हैं, ओष्ठ हैं, इनको क्या कहते हैं? ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ मतलब होंठ। ठीक है, हमारे जो होंठ हैं वो क्या होंगे, गोल आकार के लेंगे। अब किस किस में हो रहे हैं वो? एक ऊ, ओ और औ। ठीक है, इसमें क्या हो रहे हैं, ये बोलने में क्या हो रहा है, हमारा होंठ जो है गोल हो रहे हैं, वर्तुलाकार हो रहे हैं। जो अन्य है इसके अंतर्गत वो क्या हो गए, हमारे अवर्तुलाकार आ गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। वर्तुलाकार कौन कौन से हैं? जिनमें उच्चारण करते समय जो हमारे होठों की स्थिति है, ओष्ठ की स्थिति है, वो कैसी हो रही है? वर्तुलाकार हो रही है। और अवर्तुलाकार के अंतर्गत क्या होगी, हमारी जो अन्य है, जैसे अ आ ई है, वो किसके अंतर्गत आ गई? अवर्तुलाकार के अंतर्गत आ गई। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का हम वर्गीकरण किस किस आधार पर कर सकते हैं? जीभ के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर, और जीभ के आधार पर जीभ के अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग के आधार पर, और प्लस जीभ के उठने के आधार पर, अर्थात जीभ जब ऊपर उठती है तो उसको क्या कहते हैं? समवृत्त, नीचे जाती है सबसे नीचे उसको क्या कहते हैं? विवृत्त, इन दोनों के बीच में रहती है अर्ध समवृत्त और अर्ध विवृत्त कहलाती है। ठीक है, उसी के आधार पर, जीभ के आधार पर ही हो गया। अब जो हमारे होंठों की आकृति के आधार पर, यानी कि जब वो वृत्ताकार लेते हैं तो वृत्तुलाकार हमने पढ़ा, और जब वो वृत्तुलाकार से नहीं लेते हैं, अर्थात जब वृत्ताकार नहीं, जिसमें नहीं प्रयोग में आते हैं, तो वो हमारे क्या आ गए? अवर्तुलाकार हो गए। जो ऊ और ओ औ को छोड़ करके जो अन्य स्वर हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आ गए? अवर्तुलाकार के अंतर्गत आ गए। जो अन्य स्वर हैं दो हमारे, वो किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। हमने पढ़ा था अभी अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह में कौन कौन से स्वर हो गए हमारे? अंग और अह। ठीक है, अंग को क्या कहते हैं? हमारा अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और अह क्यों क्या कहते हैं हम? विसर्ग। ठीक है, अह को क्या कहते हैं हम? विसर्ग। तो ये हमारा था जो स्वरों का वर्गीकरण। और व्यंजन का वर्गीकरण, हम व्यंजनों का, क्योंकि वर्गीकरण बहुत लंबा है और अच्छा टॉपिक है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है हम आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अधिक जानकारी के लिए। हम आने वाली क्लास में व्यंजन का वर्गीकरण कैसे घोष के आधार पर, कैसे उसका जो वैज्ञानिक तरीका है उसके आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे। व्यंजन को पूर्ण डिटेल से, गहराई से उसको जानने की कोशिश करेंगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।